उसको प्रिंट है ना। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को सॉल्व। क्वेश्चन है कि आपके पास कोई चीज है, उसका एक्सीलरेशन कितना है। उसका एक्सीलरेशन है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसका मास कितना है, तो उसका मास है 40 ग्राम। तो अब आपको बतानी है मेरे को कि फोर्स कितनी लग रही होगी इस केस में। फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही होगी, ये बताना है तुमको। ठीक है, करो ट्राई, बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। पहले तो ये बताओ मेरे को, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज। बोल के बताया करो फिर, वो अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन दिया था ये कैसे सॉल्व होगा, कर सकते हो सॉल्व। बस आपको करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, एक्सीलरेशन किस में लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आपका एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर। तो बस इस सेंटीमीटर को मीटर में कर दो। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो ये 200 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो। तो बटे में क्या जाएगा यहां पे 100। तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाता, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास कितना दे रखा है 40 ग्राम। तो ये मास भी आ जाता केजी में, ये मास क्या हो जाता केजी में, 40 ग्राम को कन्वर्ट करते केजीज में। तो 40 बटे में 1000, 0.04 केजी। तो ये मास होता। तो अगर फोर्स निकालनी होती तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास होता है इसका 4 बटे में 100 केजी में, और एक्सीलरेशन आता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये चीज कितनी होती, 8 बटे में 100, यानी कि 0.08 न्यूटन। जब इसका आप यूनिट लिख रहे हो न्यूटन में, तो ये बहुत जरूरी है कि आपने पहले वाले यूनिट्स को सही रखा हो। अगर पहले वाले यूनिट्स को रखने में गलती कर दी होगी तो फिर यहां पे एरर आएगा। तो एक चीज तो कल हमने ये करी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ग्रेविटेशन के लॉ की बात करी थी कि जो न्यूटन का लॉ होता है ग्रेविटेशन का, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हमने बताया था कि न्यूटन ने अपना लॉ क्या दिया था कि अगर कोई भी चीजें हैं दो, तो दो चीजें एक दूसरे के बीच में एक फोर्स लगाती हैं, उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशन फोर्स। कोई भी दो चीजें हैं दुनिया में, तो हर दो चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती हैं, और वो जो फोर्स लगती है क्या कहलाती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होती है एफ, ये दो चीजों के बीच में हमेशा क्या करती है, अट्रैक्शन। इसकी वजह से चीजें बस पास खींचती हैं एक दूसरे के, दूर नहीं भागती कभी भी। तो उसने फॉर्मूला दिया हमको न्यूटन ने कि जो फोर्स होगी जो इन दो चीजों के बीच में लगती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 क्या है, अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहूं कुछ, तो m1 इंटू m2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज क्या है, तो m1 इंटू m2 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये तो वैल्यू हुई m1 इंटू m2 की। और जो ये साइन है यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का, ये साइन क्या शो करता है, ये साइन शो करता है कि वो चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर इक्वल टू नहीं है तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब अगर मैं आपको इसी स्टेप में और ये दे देता कि m1 m2 की वैल्यू दे देता मैं आपको यहीं पे, कि अगर m1 है 10 किलो का और m2 है 2 किलो का, और मैं आपसे पूछता बताओ फोर्स कितनी है, तो आप ये लाइन तो लिख देते कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगी 2 इंटू 10 के। लेकिन आप ये नहीं लिख पाओगे कि फोर्स 20 होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का जब इस्तेमाल होता है तो वो आंसर निकालने के लिए नहीं होता है, वो निकालने के लिए किस चीज के लिए होता है, वो चेंज के लिए। आप कोई भी चेंज करोगे एक में तो दूसरे में चेंज होगा, ये मतलब होता है। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहां पे इन दोनों जो मासेस की गुणा है, अगर उसको डबल कर दो तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। या फिर अगर दोनों मासेस की जो प्रोडक्ट है उसको आपने बढ़ा दिया 400%, तो जो फोर्स होगी वो भी कितनी परसेंट बढ़ेगी, 400%।
ये मतलब होता है इस चीज का। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि अगर दो चीजें हैं, मान लो एक चीज का वजन है 1 किलो, एक का वजन है 2 किलो, और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन की, मान लो आपको दे रखी है 10, पता है आपको कि 10 न्यूटन है, उनके बीच में दूरी कितनी है 4 मीटर की। तो अगर इस केस में फोर्स है 10 और आप एक केस में और निकालना चाहते हो आंसर, उसमें फोर्स, उसमें मास कितना है चीजों का, एक का 20 किलो और एक का 60 किलो, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे इन दोनों की इस केस में गुणा कितनी है मासेस की, 1200। और ये वाला जो केस था, इस केस में m1 इंटू m2 की गुणा कितनी थी, 2। तो जब m1 इंटू m2 2 किलो था, तब ये फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, आप उसको फिर सॉल्व करोगे कि अगर m1 m2 था 2 तो फोर्स थी 10, तो m1 m2 अगर 1 होता तो फोर्स कितनी होती, 10/2 यानी कि 5। और अगर m1 m2 होता 1200 तो फोर्स कितनी आती, तो 5 को गुणा करते 1200 से, यानी कि 6000 न्यूटन। ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज बोली थी न्यूटन ने, वो यही बोली थी कि जो भी फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। पूरी स्टेटमेंट क्या बनती है इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी वो, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, m1 m2 वाली चीज को डिफाइन करा है मैंने यहां पे अभी तक। और इसके बाद की जो स्टेटमेंट थी उसकी, उस स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। इस चीज का क्या मतलब हुआ, तो इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर ऐसे लिखा होता कि फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r के, अगर ऐसे लिखा होता कि फोर्स प्रोपोर्शनल है r के, तो आप क्या बोलते, तब तो आप इसको बोलते कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर ऐसे लिखा होता कि फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r, तब आप क्या बोलते इसको कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी चीज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन यहां पे हमारे पास r के साथ में एक पावर और है, हमको यहां पे r का स्क्वायर दे रखा है, तो जब यहां पे स्क्वायर आएगा तो आपको यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो वही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है। दूसरा पॉइंट फोर्स का ये था कि फोर्स डिपेंड करती है 1/r² पे, तो यहां से हम उसको लिख सकते थे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पूरा न्यूटन का लॉ होता है ग्रेविटेशन वाला। कोई भी दो मासेस हो, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन की फोर्स लगती है वो किस किस पे निर्भर करती है, तो एक तो वो निर्भर करती है दोनों मासेस की गुणा पे, m1 इंटू m2 पे, और दूसरी बात जिस पे निर्भर करती है वो होता है 1/r²। इन दोनों को आप लैंग्वेज में ऐसे लिखोगे, और फिर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है दोनों के बीच में और हम इसको हटाना चाहते हैं, तब क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, तो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके इसकी जगह ये लिखते हैं g, बड़ा वाला g। इस g का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है फिजिक्स में, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू आती है इसकी, कितनी, ये 6.67 10⁻⁻11, बहुत छोटी सी वैल्यू है ये। इसको अगर तुम पॉइंट में लिखने लग जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे लगातार, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होगी ये, पॉइंट में लिखोगे तो बहुत छोटा आंसर आएगा इसका। और इसकी यूनिट्स की बात रह गई, तो जो फॉर्मूला दिया न्यूटन ने, वो फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशन के लॉ का, तो फॉर्मूला वो ये होता है F बराबर G(m1 m2) बटे में r²। तो जब आप फॉर्मूला ऐसे लिख देते हो, तो यहां पे आप यूनिट्स निकालना चाहो अगर G की, तो G की यूनिट्स कैसे निकालोगे, पहले तो G को अकेला कर लो, जिसकी भी यूनिट्स निकालनी होती है उसको अकेला करो। तो बस यहां पे G छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ उस तरफ, तो ये आएगा ना फॉर्मूला, G की वैल्यू कितनी आएगी, वो बराबर आएगी फोर्स इंटू में r² बटे में m1 m2। तो यहां पे फोर्स को किसमें नापते हैं, न्यूटन में, r² यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और नीचे दो मासेस गुणा हो रहे हैं तो kg इंटू kg। तो ये क्या बन जाएगा, इसको न्यूटन को मैं लिख दूंगा n, मीटर स्क्वायर को m², और kg² को kg²। तो जो यूनिट होते हैं g के, कैपिटल G के, वो क्या आते हैं, इनको हम कौन से यूनिट बोलते हैं, SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स कौन से होते हैं g के, उसकी वैल्यू आती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में kg²। या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू में मीटर इंटू में kg, और उसकी पावर क्या आएगी, -2।
किसी भी चीज की पावर अगर आप ऊपर नीचे ले जाते हो किसी को, तो उसकी पावर में माइनस का साइन आ जाता है एक्स्ट्रा। तो ये न्यूटन का लॉ था। फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन किस बात पे करवाया था? क्योंकि यहां पे अगर फोर्स लगती है ग्रेविटेशन की हर दो चीज के बीच में, तो सवाल था कि हमको महसूस क्यों नहीं होती, व्हाई डोंट वी फील ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका आंसर देने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। हमने दो मासेस लिए थे, एक 60 किलो का, एक 100 किलो का। इन दोनों के बीच में दूरी रखी थी 1 मीटर, और हमने सॉल्व करके फोर्स निकाली थी Gm1m2 बटे में r², इस फॉर्मूले से। तो उस फोर्स को सॉल्व करने के बाद उस फोर्स का आंसर ये आया था 402 गुणा में 10 की पावर 9। और इसको अगर आप डेसिमल में लिखने की कोशिश करोगे तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा। फिर ये बताने के लिए कि नंबर कितना छोटा है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया था 4.02 और 10 की पावर -7 ऐसे, क्योंकि यही साइंटिफिक नोटेशन होती है, एक नंबर के बाद डेसिमल आता है। तो वो मैंने कैसे लिखा था एक बार फिर बता देता हूं। हमारे पास जो ये नंबर था वो था 402 गुणा में 10 की पावर -9। तो मैंने क्या करा, मुझे यहां पे डेसिमल चाहिए था एक के बाद, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस नंबर को 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर तो क्या बन जाता 4.02, और ये नंबर क्या बनता, तो 10 की पावर -9 इंटू में 100। 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखते हैं 10 की पावर -2 इंटू में 10 की पावर 2। और ये नंबर जब भी ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जुड़ जाती है उनकी आपस में। तो पावर जुड़ करके क्या होती, -9 + 2, तो पावर क्या आती 4.02 10 की पावर -7। और इसका मतलब क्या आता है, तो इसका मतलब आता है यहां पे कि आपने इस नंबर को ऐसे लिखा है कि 0.1234567, ये है नंबर। ये आई वो फोर्स जो आपने दो चीजों के बीच में निकाली थी, जिनमें से एक का वजन था 60 किलो और एक का वजन था 100 किलो। उन दोनों के बीच में इतनी छोटी सी पिद्दी सी फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स बहुत कम है, क्यों कम है, उसका एग्जांपल दे दिया था ये वाला कि अगर आपके पास कोई दो चीजें हो, ठीक है, तो उन दो चीजों के बीच में अगर आप फोर्स निकालने लगोगे, तो मान लो आपने कोई वजन उठाया 1 मिलीग्राम का। अब 1 मिलीग्राम का वजन होगा, वेट होगा, तो उसको उठाने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती है उसके वेट के बराबर। वेट का मैंने कल फॉर्मूला नहीं बताया था, तो अब बता देता हूं कैसे निकालते हैं उसको। तो वेट एक फोर्स होती है जिसको आप बोलते हो वेट। वेट क्या होती है, एक फोर्स। फोर्स किसके समान होती है, मास समान। तो यहां पे उस रेस्पेक्ट में हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स किसके बराबर होती है, यानी कि जो वेट है या फोर्स है वो दोनों किसके बराबर होते हैं, फोर्स मास के बराबर, m × a। और जो ये a होता है ना, इसकी वैल्यू अर्थ पे हम लिखते हैं g। g का मतलब क्या होता है, g का पूरा नाम होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सीलरेशन किसी चीज को मिलता है ग्रेविटी की वजह से, उसको लिखते हैं हम g। और g की वैल्यू हम छोटे क्लास में ऐसे ले सकते हैं 10। और चूंकि ये एक्सीलरेशन है तो यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड²। तो अगर आपको किसी भी चीज का वेट निकालना है तो आप बोलते हो कि वेट क्या होता है, तो वेट एक फोर्स होती है। फोर्स होती है तो मा हो गई, लेकिन अर्थ के लिए ए कितना है, जी के बराबर। तो आप इसको क्या लिखते हो, वेट को mg। और g की वैल्यू हम क्या रखते हैं 10, और m की वैल्यू हम किस में रखते हैं, यहां पे kgs में। तो आपको वेट मिलेगा, और वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। आम भाषा में हम बिल्कुल उल्टा यूज करते हैं किसी चीज को। हम तो बोलते हैं कि किसी चीज का वेट 4 किलो है, लेकिन नहीं। अगर आपको दिया हुआ है केजीज में, यानी कि किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कभी भी वेट नहीं होता। किलोग्राम में हमेशा कौन सी चीज आती है, वो होती है मास। मास की यूनिट होता है किलोग्राम। और वेट, वेट एक फोर्स है, तो वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो अगर आपको किसी का भी वेट निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, आप बोलते हो वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू में जी।
यानी कि 10, तो आप उसका मास ले लो केजीज में। जैसे किसी का मास है 30 किलो, तो उसके लिए उसका वेट कितना आएगा, तो मास तो है केजी में 30, जी होगा 10, और कितना आएगा 300 न्यूटन। वेट हमेशा न्यूटन में नापा जाता है, कोई भी चीज हो वेट हमेशा आप न्यूटन में नापोगे। ठीक है, अभी आगे आएगा इसके बारे में। बेसिकली हम ऐसे बोलेंगे मास और वेट है ना, दो अलग अलग चीज लेकर के चलेंगे। देखना, हम बोलेंगे अभी तक तो आपका काम चल गया होगा कि मास और वेट को एक मान करके, लेकिन रियल में दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं मास की बात करूं तो सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको, मास को किस में नापते हैं, किसी चीज के किलोग्राम में, और वेट किस में नापा जाता है, किसी चीज का न्यूटन में। दूसरी बात, मास होता क्या है, तो मास को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसको हम बोलते हैं मास। और वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड बाय अर्थ। अर्थ किसी चीज पे कितनी ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है, वो फोर्स किसके बराबर होती है, वेट के बराबर। बात फोर्स की है, मेन वर्ड यहां पे क्या है, फोर्स। अगर आप अर्थ से बाहर निकल जाओ, जैसे ये अर्थ है अगर, और आप यहां निकल गए, तो यहां पे अर्थ आपके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगा पाएगी जितना पहले लगा रही होगी। तो यहां पे जाकर के आपके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, कम। फोर्स कम हो जाएगी तो यहां पे इसकी ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, तो यहां पे इस चीज का वेट भी कम हो जाएगा। तो वेट का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड बाय अर्थ। अगला पॉइंट इसका, तो अगला पॉइंट क्या आएगा यहां पे, अगली चीज आप बोलोगे कि मास के अंदर डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। मास के अंदर, मास का कोई डायरेक्शन से लेना देना होता ही नहीं है, जबकि जो वेट होता है इसका डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन कहां होता है, वो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। जहां पे भी अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ हमारा वेट लगता है। ये चीज मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो, अगर आप यहां खड़े हो अर्थ पे, तो अर्थ का सेंटर मान लो यहां पे, तो आपका वेट कहां लग रहा होगा, इस तरफ। ठीक है, अर्थ या कोई और प्लेनेट कैसे भी देख लो, जैसे मान लो ये कोई प्लेनेट है, यहां पे इसका सेंटर है, तो मान लो यहां पे कोई चीज रखी है आपने एम, तो इसके ऊपर ये फोर्स कहां लगा रहा होगा, यहां पे। तो ये डायरेक्शन होगा वेट का। अगर कोई चीज यहां पे आ गई तो यहां पे इसके वेट कैसे लग रहा होगा, इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में। तो वेट हमेशा कहां लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। लेकिन जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमको इतना फील नहीं होता, हम तो बोलते हैं कि पांव के नीचे लगता होगा वेट। तो वो इसलिए क्योंकि आप कहीं पे भी खड़े हो गए अर्थ के सरफेस पे तो यूं हो गए, तो वो बात ठीक है, आप बोल सकते हो कि वेट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लगता है। लेकिन रियल में वेट कहां लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो वेट का एक डायरेक्शन होता है, लेकिन मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आएगा कि किसी भी चीज का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी चीज का मास कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इट डज नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। ये अपने आप में चेंज नहीं होता मास किसी चीज का। लेकिन अगर वेट की बात करोगे तो वेट चेंज हो जाता है। वेट किसी भी चीज का क्या होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि ये जो जी लिख रहे हैं ना हम, एक्सीलरेशन ग्रेविटी वाला, ये जी क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल है, बिकॉज जी इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो शायद तुमने वो सुना होगा, एक चांद वाला केस होता है कि कोई चांद पे चल जाए तो उसका वजन कम होता है या मास कम होता है। तो जो चांद वाला फंडा होता है उसमें क्या होता है, चांद वाले फंडे में बस यही बात चलेगी कि अगर आप बात करोगे ग्रेविटी की मून पे, तो जो भी ये जी होगा मून पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/6। किसके, जो अर्थ के लिए जी है उसका। यहां पे ये जी किसका है, अर्थ वाला। तो मून पे इस जी की वैल्यू 1/6 होती है। तो अगर मान लो आपके पास कोई वजन है, उसका मास है 40 किलो,
तो अगर आप उसको मून पे ले जाओगे तो मून पे उसका वेट कितना होगा, तो आप बोलोगे मून पे मास तो 40 किलो आएगा, लेकिन जब आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जी किसका होना चाहिए, मून का। तो देखो अर्थ वाले की जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो जो मून का जी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 10/6, ये होती है, एक्सपेरिमेंट से पता है हमको। तो अगर मून के लिए निकालोगे तो उसका वेट कितना आएगा, ये यानी कि 400/6। लेकिन अगर इसका वेट हम अर्थ पे निकालते तो क्या आता, इस चीज का वेट अर्थ पे क्या आता, तो आता 400 न्यूटन। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि चांद पे जाकर के वेट 1/6 होता है, वेट मास नहीं, वेट बिकम्स 1/6 of that at earth when we go on moon। तो अगर आप चांद पे चल जाते हो तो आपका वेट 1/6 हो जाएगा, लेकिन मास तो क्या रहेगा सेम, मास तो अर्थ पे भी उतना ही है जितना मून पे होगा। तो एक पॉइंट इनके बीच में डिफरेंस का ये वाला आता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं मास और वेट के बीच में, अगर हम गिनने लग जाए तो बहुत सारे पॉइंट अभी तो और नहीं निकल सकते हैं इनके बीच में, बहुत सारे हैं अभी भी, बट मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने एक बार बता दिया आपको कि मास और इसमें हम चेंज कैसे लाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मास की जो वैल्यू रहेगी उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं तुमको, जैसे देखो एग्जांपल कैसे है, मान लो ये अर्थ है हमारी, किसी को पता है अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस पता है किसी को कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तो मान लो कोई चीज यहां रखी हुई है, मास, कोई मास है 5 किलो का, एक तो वो यहां रखा हुआ है, और एक केस में आप उसको यहां ले गए, और आप ये कितना ऊपर ले गए उसको, मान लो आप ऊपर ले गए 800 किलोमीटर। तो अगर मैं, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, अगर मैं इस चीज का वेट नापूंगा तो वेट ज्यादा कहां पे आएगा, तो वेट ज्यादा आएगा ए वाले पॉइंट पे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूटन का लॉ है वो क्या है, कोई भी दो चीजों के बीच में जो ग्रेविटेशन वाली फोर्स होती है उसकी वैल्यू ये आती है। तो ये देखो ना, आप अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। ठीक है ना, अगर दो चीजों के बीच में डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। और इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी फोर्स। ठीक है, तो अब पहले एक बार इस चीज पे क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर तुम करना। अपने पास कोई दो मासेस थे m1 m2, ये था 50 किलो का और ये है मान लो 1 किलो का, इनके बीच में दूरी है 10 मीटर की। ठीक है, तो अभी इनके बीच में कोई फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी वाली, आपने क्या करा, नाउ इफ m1 बिकम्स, अब कुछ ऐसा हो जाए कि m1 कितना हो जाए, m1 हो जाए 10 किलो का, और जो m2 है वो कितने का हो जाए, 5 किलो का, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 2 मीटर। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि नई वाली जो फोर्स होगी, नई वाली फोर्स ये कितने टाइम्स होगी पुरानी फोर्स के। पुरानी फोर्स से मेरा मतलब क्या है, यहां पे जब कुछ चेंज नहीं करा था तब जो फोर्स थी, यानी कि अभी जो फोर्स थी इस केस में, जब एक था 1 किलो का, एक था 50 किलो का, और उनके बीच में दूरी थी 10 मीटर, तब फोर्स कितनी होती है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, पुरानी फोर्स। तो देखो इनके बीच में पुरानी वाली फोर्स कितनी आएगी, पुरानी फोर्स को मैं लिख रहा हूं F0। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है, जो ओरिजिनल फोर्स है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। फोर्स की वैल्यू क्या आती, जी m1 m2 बटे में r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितनी आती, ये हो जाती g/2 न्यूटन। मैंने अभी जी की वैल्यू नहीं रखी,
ठीक है, 50/100 तो न्यूटन। और बाद वाली फोर्स क्या आती, तो अगर मैं फाइनल फोर्स को निकालता तो फाइनल वाली फोर्स क्या आती, तो उसकी वैल्यू आती जी, ये तो बदलता नहीं। अब देखो 1 किलो वाला कितना हो गया है, अब 1 किलो वाला हो गया है 10 किलो का, और जो 50 किलो का था वो हो गया 5 किलो का, और दूरी इनके बीच में कितनी कर दी हमने, 2 मीटर, तो 2 का आएगा स्क्वायर, तो ये कितना होगा 50/4 जी। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हो इसको, आप इसमें से बाहर निकाल लो 25/2, तो ये क्या बचेगा G/2, या फिर सिंपली ऐसे रख लो कि आपकी जो ओरिजिनल फोर्स थी F0 उसकी वैल्यू कितनी थी G/2, और जो नई फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 50/4 इंटू में G। इनको दो इक्वेशन मान लो और डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या आएगा नई फोर्स बटे में पुरानी फोर्स, यहां पे आएगा 50G/4, और आप डिवाइड करोगे G/2 से, तो ये G पलटी मारेगा, G से G गया, और यहां पे क्या आएगा आपके पास 25, तो आप क्या बोलोगे जो नई फोर्स है वो कितने टाइम्स हो गई पुरानी फोर्स से 21 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन ये 2G कहां से आई? जी फॉर्मूले में ना, देखो एक बार तो मैंने फॉर्मूला कब लगाया इसके ऊपर, एक बार तो मैंने फॉर्मूला लगाया तब जब कौन सा केस था, ये वाला केस था, कहां गया एक मिनट, हाँ शुरू में हमारे पास में क्या था, दो मासेस थे, एक की वैल्यू थी 1 kg और दूसरे की वैल्यू कितनी थी 50 किलो, और उनके बीच में दूरी कितनी थी 10 मीटर। तब इनके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को मैंने नाम क्या दिया है ओरिजिनल फोर्स। शुरुआत में ये परिस्थिति थी, तो यहां पे जो फोर्स लग रही थी वो उसको मैं क्या बोलता ओरिजिनल फोर्स। और अब देखो हमने कुछ बदलाव करे, जो पहले 1 किलो वाला मास था M1 उसको हमने कितना कर दिया अब 10 किलो का, जो दूसरा वाला मास था 50 किलो का उसको हमने कर दिया कितना 5 किलो का, और जो इनके बीच की दूरी थी पहले तो वो थी 10 मीटर और अब कितनी कर दी हमने 2 मीटर। तो हम निकालना ये चाहते थे कि जो नई वाली फोर्स होगी, नई वाली फोर्स कब होगी, नई वाली फोर्स कब होगी जब ये जो मैं वैल्यूज मैंने लिए इनको मैं चेंज कर दूंगा, यानी कि जो मेरा मास होगा M1 वो कितना हो जाता, M1 हो जाता 10 किलो, जो दूसरा वाला मास था 50 वो कितना हो जाता 5 किलो, और जो इनके बीच की दूरी थी वो कितनी हो जाती 2 मीटर। तब जो फोर्स आती उसको मैं क्या बोल रहा हूं नई वाली फोर्स। तो क्वेश्चन ये था कि ये नई वाली फोर्स कितने गुना हो जाएगी ओरिजिनल फोर्स के। तो मैंने सॉल्व कैसे करा इसको देखो, पहले तो जो वैल्यू आती फोर्स की वो कितनी आती, तो पहले मास था, एक मास था 1 किलो का और एक मास था 50 किलो का। फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन वाला मैंने लगाया, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है ना कि फोर्स बराबर G M1 M2 बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया पहले G को मैंने G रखा, इसकी मैंने वैल्यू नहीं रखी अभी। डिस्टेंस कितना था 10, डिस्टेंस था उनके बीच में 10, और एक का मास था 1 kg, एक का मास था 50। अब सॉल्व करो इसको तो क्या आएगा 50 बटे में 100, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा ये बड़े वाले G से। तो मैंने क्या लिख दिया इसको G/2 न्यूटन। तुम चाहो तो G की वैल्यू रख सकते हो उसमें, पर मेरे को पता है कि बाद में कट जाएगी वो चीज, इसलिए मैंने नहीं रखी। फिर मैंने दूसरा केस सॉल्व करा, दूसरा केस कौन सा, ये वाला केस। यहां पे जो हमने फोर्स ली है वो कितनी है हमको निकालनी है। तो अब की बार जो पहले मास 1 किलो का था वो 10 किलो का हो चुका है, दूसरा जो 50 किलो का था वो 5 किलो का हो गया, और जो दूरी थी वो कितनी हो गई अब 2 मीटर। तो अब जो नई फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, तो फॉर्मूला तो मैं वही लगाऊंगा G M1 M2 बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं तो मुझे बदली हुई वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये क्या बनेगा 50/4 गुणा में G।
बनेगा ये। अब इसको आप उड़ा दो 2 से, तो क्या बनेगा ये 25/2। तो अब आप बोलोगे कि जो नई फोर्स है वो कितनी है, वो है 25 इंटू में G/2। लेकिन G/2 क्या है, G/2 तो हमारी पुरानी वाली फोर्स की वैल्यू है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो नई फोर्स है F डैश वो कितनी हो जाएगी, पुरानी फोर्स की 25 गुना, क्योंकि F बराबर G/2 तो हमारी पहले वाली फोर्स है ना, जो हमने पहले केस में फोर्स निकाली है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो यही थी ना G/2 न्यूटन। तो इस तरह से हमने कंपेयर करा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं पल्ले पड़ा तो ये क्वेश्चन और करवा रहा हूं, आ जाएगी जी समझ में। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम ट्राई करो, फिर 1 मिनट बाद मैं हिंट दूंगा उसमें, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सिंपल दे रहा हूं पहले। ऐसे कर लो इसको कि आपके पास 2 मासेस थे, एक की वैल्यू थी m, दूसरे मास की वैल्यू थी 10 इंटू एम। एम कोई भी नंबर हो सकता है। इनके बीच में दूरी थी 5 मीटर। अच्छा, m की वैल्यू ले लेते हैं। तो मान लो पहले वाला मास होता आपके पास 5 किलो का, और दूसरा वाला मास ये होता मान लो 100 किलो का, ठीक है। अभी इनके बीच में कोई फोर्स लग रही होती, अभी जो फोर्स इनके बीच में लग रही होती उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनल फोर्स। क्योंकि अब मैं इनमें कुछ बदलाव करने वाला हूं। अब मैंने बदलाव क्या करा, मैंने बाकी सम को सेम रखा, बस मैंने जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो बदल दिया। बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। अगर मैंने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल्ड कर दिया, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नई फोर्स होगी वो कितने टाइम्स होगी पुरानी फोर्स के। मतलब आप जब ऐसे लिखोगे कि नई फोर्स, तो आप ऐसे लिखोगे कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय पुरानी फोर्स, या फिर सिंपल यू समझ लो कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि नई फोर्स बटे में पुरानी फोर्स, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, मैं ये चीज पूछना चाहता हूं मान लो। तो अब इस रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे हम, वही बता रहा हूं। देखना यहां पे अपने पास शुरू में 2 वजन है। एक मास कितना है, एक मास है 5 किलो का, और दूसरा मास कितने किलो का है, 100 किलो का। इनके बीच में दूरी कितनी है, 5 मीटर की। तो अगर मैं टर्म्स लिखूं तो इसको क्या लिखते हैं अपन, r, जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या लिखते हैं, r। ये एक मास क्या हो जाएगा, m1, दूसरा मास क्या हो जाएगा, m2, ठीक है। तो अब हमको ये फॉर्मूला लगाना है इनके बीच में। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा ग्रेविटेशन का, जो ओरिजिनल फोर्स होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, G इंटू में m1 इंटू में m2 बटे में दूरी का स्क्वायर। G की वैल्यू जो भी होगी फर्क नहीं पड़ रहा, एक मास है 5 किलो का, एक मास है 100 किलो का, और इनके बीच में दूरी कितनी बता रखी थी, 5 मीटर की। तो इनके बीच में दूरी थी 5 की, तो 5 का स्क्वायर। तो ये चीज कितनी आएगी, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5, एक ये कट गया, 5 से ये कट गया, तो वैल्यू क्या आई आपके पास, 20G। ये है ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू। अगर तुम्हें पूरी वैल्यू निकालनी होती तो तुम इसको G से मल्टीप्लाई कर दो। G की वैल्यू क्या बताई थी, 6.7 गुणा 10 की पावर -11। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास फोर्स का आंसर थोड़ा बेटर ढंग से आ जाएगा। कितना आएगा ये, 13.4 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन। या फिर थोड़ा इसको और बेटर कर सकते हो तो 1.34 10 की पावर -9 न्यूटन। शुरू में तो फोर्स ये आएगी, पर मुझे चाहिए नहीं थी फोर्स, मेरे को तो रेशियो निकालना था। अब मुझे क्या बोला गया कि मैंने क्या करा, मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया और कुछ नहीं बदला, सिर्फ जो डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में उसको क्या कर दिया मैंने, डबल। तो अब नई फोर्स क्या आएगी, तो आप लिखोगे नई फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, जी, मास तो बदला नहीं, तो पहले 5 वाला बाद में भी 5 का, पहले 100 वाला बाद में भी 100 का, पर मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल। तो पहले डिस्टेंस थी अगर 5 मीटर, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 मीटर। तो ये कितना बनेगा, तो G इंटू में 5 इंटू में 100 बटे में भी 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, कट गया। तो कितनी वैल्यू आई, नई फोर्स किसके बराबर आई है,
5 इंटू जी के बराबर। नई फोर्स आई 5 इंटू जी, पुरानी फोर्स कितनी थी 20 इंटू में जी। तो कंपेयर करना है ना इसको, तो कंपेयर कैसे कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। डिवाइड वाला तरीका सबसे सिंपल लगता है मेरे को, इसलिए ठीक है, पर तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे तुम चाहो तो मान लो यहां से जी की वैल्यू निकाल लो। यहां से जी की वैल्यू क्या होती, नई फोर्स बटे में 5, और इस वैल्यू को यहां रख देते जी की जगह। तो यहां पे क्या होता, पुरानी फोर्स क्या आती 20 गुणा में जी, और जी की जगह आप क्या रख देते, ये चीज, नई फोर्स बटे में 5। तो यहां पे कटता ये, तो आपके पास क्या आता, जो पुरानी फोर्स है वो कितनी हो जाती 4 टाइम्स नई फोर्स के। तो जो मैंने आपसे रेशियो पूछा था वो क्या होता, तो रेशियो मैंने आपसे पूछा था नई फोर्स बटे में पुरानी फोर्स का, तो वो क्या हो जाता 1/4। तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन तुम करोगे सॉल्व, पूरा भी करके बताओगे मेरे को। मेरे पास एक वजन है 10 किलो का, दूसरा वजन है 1000 किलो का। अभी इनके बीच में दूरी है 20 मीटर। बाद में मैंने क्या करा, मैंने जो पहला वाला वजन है उसको कितना कर दिया 1 किलो का, जो दूसरा वाला वजन है उसको कर दिया मैंने 100 किलो का। में दो मासेस थे, एक का वजन 10 किलो, दूसरे का वजन 100 किलो। आवाज आ रही है ना, बोल के बताओ मेरे को, आवाज सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे, आवाज सुन पा रहे हो क्या या नहीं सुन पा रहे, बताओ। आवाज है, हमारे पास दो मासेस हैं, एक की वैल्यू कितनी है 10 किलो, फिर से लिख देता हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी कम है, बंद होने वाला है वो भी, तो जल्दी से लिख लेना क्वेश्चन। ये दूसरा मास कितना है 1000 किलो का, ठीक है ना। इनके बीच में अभी दूरी कितनी है 20 मीटर। पहले फिर से बीच में दूरी कितनी थी 20 मीटर। बाद में मैंने क्या कर दिया, बाद में मैंने जो पहले वाला मास था उसको कर दिया 1 किलो का, दूसरे वाले मास को कर दिया 100 किलो का, और इनके बीच की दूरी कितनी कर दी मैंने, आधा सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें ये बताना है मेरे को कि नई फोर्स और पुरानी फोर्स का रेशियो कितना आएगा। ठीक है, मेरा फोन बंद होने वाला है बिल्कुल, शायद 2% बची है बैटरी, तो आपको ये रेशियो बताना है मेरे को। ठीक है, इसको ट्राई कर देना, मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ इस क्वेश्चन को। बाकी है जरूर भेजने की व्हाट्सएप पे, या समझ गए, वहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग।